सविता ठाकुर साहब के घर में काम करती थी। एक दिन ठाकुर के बेटे ने उसकी इज्जत लूटने की कोशिश की तो सविता ने अपनी उंगली उसकी आंख में मारी और उसे अंधा करके भाग गई और स्कूल से ठाकुर की बेटी को लेकर अपने घर ले आई और उसे खाने में बेहोशी की दवा मिलाकर खिला दी और उसके ऊपर चादर डालकर घर से भाग गई। ठाकुर के बेटे ने उसके घर 5 आदमी भेज दिए और जब थोड़ी देर बाद ठाकुर सविता के घर गया तो सामने का दृश्य देखकर उसके पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वहां सविता झाड़ू लगा रही थी और ठाकुर साहब के बेटे की नजरें उसी पर टिकी हुई थीं। वो लगातार उसे देखे जा रहा था, साथ ही साथ अपनी मूंछों को भी ताव दे रहा था। उसकी आंखों में ना जाने ऐसी कौन सी बात थी कि 17 साल की सविता बहुत नर्वस हो रही थी। बार बार कभी अपना दुपट्टा सही करती, कभी अपने माथे पर आने वाले पसीने को साफ करती। ठाकुर का बेटा तो शादीशुदा था, बाल बच्चों वालों था, लेकिन अयाश भी उतना ही था। सविता को देखकर कहने लगा, ए लड़की इधर आ मेरे पास। ये सुनकर सविता उसके पास आ गई। वो कहने लगा, इधर मेरे पास बैठो। ठाकुर के बेटे की बात सुनकर सविता को हैरत हुई थी। कहने लगी, क्यों साहब जी, मेरी क्या मजाल कि मैं आपके बराबर बैठूं? आपको कोई काम है तो मुझे बता दें। वो कहने लगा कि तुमसे कह तो रहा हूँ यहाँ बैठो मेरे पास। अरे हम लोग अपने नौकरों के साथ बहुत अच्छा बर्ताव रखते हैं, हमने कभी नौकर को नौकर नहीं समझा। चल शाबाश, यहाँ मेरे पास आकर बैठ, मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। 17 साल की सविता थोड़ी दूरी रखकर सोफे पर बैठ गई। उस वक्त वो ठाकुर के बेटे के कमरे में सफाई कर रही थी। उसकी पत्नी मायके गई हुई थी। कमरे के सोफे पर ही ठाकुर का बेटा प्रताप बैठा हुआ था और उसे लगातार देखे जा रहा था। वैसे तो वो ज्यादातर घर पर नहीं होता था, लेकिन आज इत्तेफाक था कि वो घर पर था और अपने कमरे में मौजूद था। सविता जाकर सोफे पर बैठ गई। प्रताप कहने लगा, बड़ी प्यारी हो तुम। फिर उसके हाथ अपने हाथों में लेकर कहने लगा, कितने खूबसूरत हाथ हैं, लेकिन देखो ना तुम्हारी किस्मत, इतने खूबसूरत हाथों से घर के सारे काम करने पड़ रहे हैं। बार बार उसके हाथ अपने हाथों से सहलाते हुए कहने लगा। सविता ने फौरन ही अपने हाथ खींच लिए। कहने लगी, साहब जी आपको कोई काम है तो बताएं। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट छा गई। कहने लगा, जब से तुम्हें देख रहा हूँ मुझे तुम पर तरस आ रहा है कि इतनी सुंदर हो तुम। कितना जुल्म कर रही है तुम्हारी माँ, तुम्हें काम पर भेज देती है। ये कह के उसने जब सविता की कमर पर हाथ रखा तो फौरन ही खड़ी हो गई और कमरे से बाहर निकल गई। जैसे ही कमरे से बाहर निकली, सामने ही ठाकुर की सबसे छोटी बेटी खड़ी थी, जो उसी की उम्र की थी, स्कूल में पढ़ती थी, दिमागी तौर पर जरा सी खिसकी हुई थी। इसके बावजूद ठाकुर ने उसका स्कूल में एडमिशन करवा रखा था। 17 साल की थी, लेकिन अभी तक 9th में पढ़ती थी और वजह यही थी कि इसका दिमाग आम बच्चों से थोड़ा कम काम करता था, लेकिन थी बहुत अच्छी। सविता से उसकी दोस्ती भी थी और प्यार भी। जब वो सारा काम करके फ्री हो जाती तो ठाकुर की बेटी राइमा उसे अपने कमरे में ले जाती, उससे बातें करती, उसे कभी कभी पैसे भी दे देती थी और अपने पुराने कपड़े भी। राइमा तो ठाकुर के साथ साथ अपने भाई की भी जान थी। वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। अभी भी राइमा सविता को ही ढूंढते हुए वहां पहुंची थी। सविता को देखकर कहने लगी, अभी तक तुमने काम नहीं किया, चलो अब मेरे पास आकर बैठो, मुझसे बातें करो। सविता फौरन उसके कमरे में चली गई, लेकिन बहुत परेशान थी। ठाकुर के बेटे की नजरें उसे अच्छी नहीं लग रही थीं। दूसरी तरफ माँ का सोचकर उसने ठंडी आह भरी थी। जब से उसकी माँ बीमार हुई थी, मजबूरन उसे ही काम पर आना पड़ता था। पहले तो प्रताप कभी घर पर नहीं होता था, इसलिए सविता को कभी भी काम करने में मुश्किल नहीं हुई थी। उसकी पत्नी शहर गई थी और 2 महीने से पहले उसे वापस नहीं आना था। अब वो अक्सर उसे हवेली में ही नजर आता था। सविता अब उसके कमरे में अकेले काम करने से घबराने लगी थी, इसलिए राइमा को अपने साथ ले जाती, उससे कहती कि तुम कमरे में बैठ जाना, मैं जल्दी से सफाई कर लूंगी। वो भी मान जाती। ठाकुर प्रताप ने राइमा के साथ सविता को अपने कमरे में देखा तो वो तब कर रह गया। राइमा सोफे पर बैठी सविता से बात कर रही थी, सविता सफाई कर रही थी। एक बार तो बड़ी ठकुराइन भी घर पर नहीं थी, अपनी खास नौकरानी को साथ लेकर कहीं गई थी। ठाकुर प्रताप को अच्छा मौका मिला था, इसलिए उसने बहाने से राइमा को अपने पास बुलाया और उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले गया। वो थोड़ी सी बावली सी थी, जल्दी बातों में आ जाती थी। ठाकुर प्रताप ने जूस के अंदर एक नशा मिलाकर राइमा को पिला दिया। आज उसका इरादा सविता के साथ कुकर्म करने का था। जानता था कि नौकरानी है, भला इसका उसका क्या बिगाड़ सकती है। प्रताप अपने कमरे में गया और सविता से कहने लगा कि मेरे कमरे में आकर कमरे की सफाई करो। इस बार उसका लहजा बहुत गुस्से वाला था। वो कहने लगी, साहब जी मैं अभी राइमा बीबी को लेकर आती हूँ। यह सुनकर प्रताप उस पर भड़क उठा। कहने लगा, क्या मतलब इस बात का? तुम मेरे कमरे में अकेले सफाई नहीं कर सकती क्या? बाकियों के कमरे में राइमा को लेकर जाती हो? वैसे भी वो सो रही है, चलो जल्दी से मेरे कमरे की सफाई करो। ये कहकर उसने सविता का हाथ पकड़ा और अपने कमरे में लेके आ गया। सविता तो यूं थी जैसे उसका रंग ही उड़ गया हो। कमरे में ले जाकर उसने कमरे का दरवाजा बंद किया। वो कहने लगी, साहब जी आपने दरवाजा क्यों बंद किया है? वो कहने लगा, अभी बताता हूँ। आज मैं बताऊंगा कि तुम मुझे इतनी अच्छी क्यों लगती हो। जब से तुम्हें देखा है मैं तो तुम्हारे हुस्न का दीवाना होकर रह गया हूँ। उम्र में वो उससे दोगुना होगा, शादीशुदा था, एक बच्चा भी था
और इसके बावजूद उसकी घटिया नजरें और बातें सुनकर सविता बहुत घबरा गई थी। जानती थी कि वो एक नौकरानी है, इन अमीर लोगों का मुकाबला नहीं कर सकती। कल को उसकी पुकार सुनने वाला कोई भी नहीं होगा, इसलिए अपना हाथ छुड़वाने लगी। लेकिन प्रताप ने उसका हाथ पकड़कर बुरी तरह से दबोच लिया। कहने लगा, ज्यादा नखरे दिखाओगी ना तो तुम्हारा वो हाल करूंगा कि बेसमेंट में बंद कर दूंगा। तेरे घर वाले तुझे सारी जिंदगी ढूंढ नहीं सकेंगे, सारी उम्र बेसमेंट में पड़ी सड़ जाओगी। वो कहने लगी, मेरा हाथ छोड़ो, शर्म नहीं आती? मैं तुम्हारी छोटी बहन की तरह हूँ। ये सुनकर वो हंसने लगा। कहने लगा, छोटी बहन की तरह नहीं हो, बस उसकी गुलाम हो। और मैं तो हैरान हूँ कि इतनी सी उम्र में भी क्या हुस्न पाया है तुमने, सामने वाले को पागल कर देने वाला। और ठाकुर प्रताप कभी भी अपनी पसंदीदा चीज को इस्तेमाल किए बगैर नहीं छोड़ता, तो तुझे कैसे छोड़ दूंगा? वो कहने लगी, मैं शोर मचा दूंगी। इस बात पर वो हंसने लगा। कहने लगा, ये सब नौकर मेरे गुलाम हैं, तेरी चीखें सुनकर भी तेरे लिए गवाही नहीं देंगे। चीखना चिल्लाना है तो खूब चीख और चिल्ला भी, मैं तुझे रोकूंगा नहीं। देख, मैं जो कुछ तेरे साथ करना चाहता हूँ उसे किए बिना तो मैं तुझे भेजूंगा नहीं। अगर तू खामोशी से मुझे खुश कर देगी तो मैं तुझे इतने पैसे दूंगा कि तू सोच भी नहीं सकती। बस तू मुझे रोजाना खुश कर दिया करना, मैं तुम्हें पैसे दे दिया करूंगा। ये कहना था कि दूसरे हाथ से तो सविता जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मार चुकी थी। ठाकुर प्रताप को उम्मीद नहीं थी कि सविता उसे थप्पड़ मार भी सकती है। उसने सविता को बेड पर पटका। कहने लगा, साली अपनी औकात भूल गई है क्या? कमीनी, तेरी इतनी हिम्मत कि तू उस पर हाथ उठाए? रुक, तुझे बताता हूँ मैं। आज तेरा वो हाल करूंगा कि किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे, वो बड़े गरजदार लहजे में कह रहा था। साथ ही अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। सविता फौरन खड़ी हो गई। इससे पहले कि अपने बचाव के लिए अगला कदम उठाती, ठाकुर प्रताप ने उसका दुपट्टा पकड़ा और खींचकर दूर फेंक दिया। उसकी आंखों में उस वक्त हवा साफ दिख रही थी। सविता रोने लगी, अपने हाथ जोड़ने लगी कि भगवान के लिए मुझे बर्बाद मत करो, मैं तुम्हारी छोटी बहन जैसी हूँ। लेकिन वो तो कुछ सुनने को तैयार ही ना था। फिर सेहत में भी काफी अच्छा था, लंबा चौड़ा भरे जिस्म का मालिक था। और वो कहाँ दुबली पतली सी लड़की थी। उसने उसे अपनी कैद में लेने की कोशिश की। सविता बार बार उसके सामने रोए जा रही थी कि वो उसके साथ ही पाप ना करे, लेकिन ठाकुर प्रताप पर तो जैसे शैतान सवार हो चुका था। इससे पहले कि ठाकुर प्रताप की हरकतें सविता के साथ बढ़ती, उसने उसकी आंखों में उंगली मार दी। इत्तेफाक था कि सविता के नाखून बड़े हुए थे, इसलिए उसने ठाकुर प्रताप की आंखों में नाखून मार दिए। उसकी आंखें जख्मी हो गई थी और आंखों से खून बहने लगा। वो एकदम ही पीछे हट गया। सविता ने जमीन से अपना दुपट्टा उठाया और तेजी से वो कमरे से बाहर निकल गई थी और भागते हुए हवेली से भी बाहर चली गई, लेकिन अपने घर नहीं गई थी। जानती थी कि अगर वो घर जाएगी तो ठाकुर प्रताप उसके घर में घुसकर उसकी इज्जत तार तार कर देगा। इसलिए खेतों में ही छुप कर बैठ गई और शाम तक वहीं बैठी रही। उसे अपनी माँ का भी ख्याल आने लगा, जो कि बीमार थी। पता नहीं ठाकुर प्रताप उसकी माँ के साथ क्या सलूक करेगा। रात के 12 बजे के करीब वो छुप छुपाकर अपने घर पहुंची थी, लेकिन जैसे ही अपने घर के पास गई तो घर का दरवाजा खुला हुआ था। मोहल्ले की औरतें उसके घर में जा रही थीं, रोने की आवाजें आ रही थीं। उसका तो दिल जैसे रुक सा गया था। उसकी माँ को ठाकुर प्रताप ने जान से मार डाला था। उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था। उसने अपना चेहरा छुपाया हुआ था और मोहल्ले की औरतें आपस में बातें कर रही थीं, जिसकी वजह से वो जान गई थी उस वक्त तो वो अपने घर नहीं जा सकती थी। जरूर ठाकुर प्रताप को पता चल जाता। वो वापस पलट गई। अपनी माँ के साथ होने वाले जुल्म पर उसने खूब आंसू बहाए थे। उन्हीं खेतों में बैठकर वो रो रही थी, लेकिन सुबह तक ठान चुकी थी कि उसे क्या करना है। दिल ही दिल में कई तरह के ख्याल आ रहे थे। उस जालिम ठाकुर ने तो उसकी माँ को ही जान से मार दिया था। आखिर उसकी गलती ही क्या थी? सिर्फ ये कि उसने अपनी इज्जत का बचाव किया था। वो ठाकुर प्रताप की बातों में नहीं आई थी, बल्कि अपनी इज्जत की रक्षा की थी। अभी भी वो खेतों में ही बैठे ये सोच रही थी कि तभी कुछ लोग इस तरफ आने लगे। कदमों की आवाज सुनकर वो तो सविता की हालत खराब होने लगी थी। उसे ये डर लगने लगा कि कहीं ठाकुर के लोगों को शक तो नहीं हो गया कि सविता खेतों में बैठी है। वो टॉर्च जलाकर खेतों में देख रहे थे। एक साथ कई कदमों की चाप थी। डरते डरते वो उस जगह से उठकर वहां से जाने लगी जहां पर बड़ी बड़ी झाड़ियां थीं। वहां कोई उसे देख नहीं सकता था, मगर मारे डर के अपने भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि बस किसी तरह वो इन दरिंदों से बच जाए। वो बैठी थी कि जब उसने झाड़ियां हटाकर सिर्फ अपनी एक आंख बाहर निकाली ताकि वो दृश्य देख सके। उसने गहरी सांस ली थी, क्योंकि वो तो गांव के आम से ही लोग थे जो शायद उसकी माँ के अंतिम संस्कार के बाद अब अपने अपने घरों को लौट रहे थे। सविता दिल ही दिल में अपने आप को दोषी समझ रही थी कि उसकी वजह से उसकी माँ की जान चली गई, लेकिन आखिर वो करती भी क्या। अचानक ही उसकी नजर अपने नाखूनों की तरफ गई थी, जो नाखून उसने ठाकुर प्रताप की आंखों में मारे थे। जब वो लोग उसके पास से गुजरे तो ये बात भी उसने सुन ली। इन लोगों में से एक इंसान कह रहा था कि ठाकुर के बेटे की आंखें चली गई हैं, ना जाने क्या चीज उसकी आंखों में लगी है, और उसका चक्कर हमारे गांव की इस औरत से था। यही कहा जा रहा है कि औरत अपनी मौत मरी है, लेकिन फिर
कुछ औरतों का यह भी कहना है कि ठाकुर के लोगों को हमने इस औरत के घर में जाते हुए देखा था। कुछ देर बाद जब गांव की एक औरत उनके घर गई तो वो बेचारी मरी पड़ी थी। हो न हो कोई ना कोई चक्कर तो जरूर होगा जो ठाकुर के लोगों ने आकर इस औरत को मार दिया। लेकिन बहरहाल हम क्या कर सकते हैं, ठाकुर के आगे आज तक किसी की चली है। बस बस प्रार्थना करो कि भगवान हमें ठाकुर के इस कहर से बचाकर रखे। वो लोग ये बातें करते हुए वहां से जा चुके थे, जबकि सविता तो अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी सांस रोके बैठी थी। जैसे तैसे वो रात गुजरी थी। वो झाड़ियों में ही फंसी रात के ना जाने कौन से पहर सो गई थी। जैसे ही सुबह का सूरज निकला तो उसकी आंखें भी खुल चुकी थीं। भूख से उसका बुरा हाल था, लेकिन वो क्या खाती, कहीं जा भी नहीं सकती थी कि ठाकुर के लोग उसे पकड़ न लें। आंखों में अभी भी वही शोले भड़क रहे थे जिनका इरादा उसे रात को किया था। उसे पास ही मौजूद खेतों में बाजरे के तने तोड़े और उसमें उनमें से बाजरे के दाने निकालकर खाने लगी। थोड़ी बहुत ताकत शरीर में पहुंची तो उसे सुकून मिला था। उसने खेतों के पास ही स्कूल था जिसमें राइमा पढ़ा करती थी। सुबह के वक्त बच्चे स्कूल में गए थे तो वो खेतों से निकलकर एक तरफ जरा छुप कर बैठ गई, जिससे वो किसी की नजरों में भी ना आ सके। एक एक मिनट गिन गिनकर उसे गुजारा था। जैसे स्कूल की घंटी बजी तो बच्चे भागकर बाहर आने लगे। जैसे ही सविता की नजर राइमा पर पड़ी तो अगले ही पल वो खेतों से निकलकर आगे आ गई। दूर से ही खड़े होकर उसने राइमा को हाथ हिलाया तो राइमा के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। ये तो सविता बहुत अच्छे से जानती थी कि राइमा पागल है। राइमा घर जाने के बजाय भागते हुई खेतों में आ गई जहां पर सविता खड़ी थी। फौरन उसके गले लग गई और कहने लगी, कल तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। तुम्हें पता है कल प्रताप भैया के साथ क्या हुआ? उनकी दोनों आंखें चली गईं। उन्हें अब कुछ दिखाई नहीं देता। वो बार बार तुम्हें गालियां दे रहे थे। तुमने क्या किया है भैया के साथ? राइमा ने अपने दिमाग के मुताबिक सविता से सवाल किए। सविता ने एक नजर राइमा को देखा और कहने लगी, मैंने तो कुछ नहीं किया है। चलो आओ तुम मेरे साथ में तुम्हें आज अपने घर लेकर जाती हूँ। हम दोनों तो सहेलियां हैं ना। देखो तो तुम आज तक मेरे घर ही नहीं आई। सविता बड़े गौर से राइमा को देख रही थी। राइमा अगले ही पल अपनी उंगलियों को दांत में दबाकर कहने लगी कि चलो आज मैं तुम्हारे घर चलती हूँ। हम दोनों सहेलियां वहां पर बैठकर खूब खेलेंगी। सविता यही तो चाहती थी। फिलहाल तो वहां पर लोग थे, इसलिए वो उसे खेतों में ले आई और वहीं झाड़ियों के पीछे से बिठा लिया। कहने लगी, कुछ देर हम यहीं पर झाड़ियों में बैठकर खेलेंगे, इसके बाद मैं फिर तुम्हें अपने घर ले जाऊंगी। राइमा खुश हो गई थी। वो वहीं खेतों में बैठकर कितनी देर खेलती रही। जैसे जैसे शाम होने लगी और अंधेरा हर तरफ फैलने लगा तो राइमा और सविता दोनों घर की तरफ आने लगी। बड़े सावधानी से सविता राइमा को अपने घर लेकर आई थी। घर लाकर उसे उसके कमरे में बिठाया था। पूरा घर खामोशी में डूबा हुआ था। गांव की औरतें अपने अपने घरों को जा चुकी थीं। उसके घर में अब कोई भी नहीं था। एक नजर उसे सामने दीवार पर लटकी हुई अपनी माँ की तस्वीर पर डाली। आंखों में तो बदले की आग भड़क उठी थी। राइमा सविता के छोटे से घर को घूम घूम कर देखने लगी। फिर मुस्कुराकर कहने लगी कि मेरा घर तो बहुत बड़ा है, तुमने घूमने फिरने लग जाओ तो शाम बीत जाती है, मगर तुम कैसे इतने छोटे से घर में रह लेती हो? देखो तो कितना गंदा हो रहा है। ना ही यहाँ पर टीवी है और ना ही यहाँ पर पंखा है। आखिर तुम यहाँ पर कैसे रहती हो? सविता भी फीकी सी मुस्कुराई थी। किचन में गई और पानी में माँ की नींद की गोलियां मिला दी। गोलियां मिलाते ही उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कुराहट छाई थी। वो पानी का गिलास लेकर कमरे में आई और वो पानी राइमा को दिया। राइमा ने पानी का पहला घूंट भरा तो कहने लगी कि इसका स्वाद बड़ा ही अजीब है, मुझे नहीं पीना। मगर सविता उसे जबरदस्ती पिलाने लगी। कहने लगी कि पियोगी तो तुम्हारा दिमाग तोते की तरह तेज तेज चलेगा, तुम्हें फर फर लेसन याद होगा, तुम पास भी हो जाओगी, दोबारा कभी फेल नहीं होना पड़ेगा। इतना सुनकर सर राइमा मुस्कुरा उठी थी। फटाफट दवा समझकर ही सही मगर इस पानी को पी गई। कुछ देर बाद उसे नींद आने लगी थी। वो बार बार सविता से कहने लगी कि मुझे घर जाना है, मुझे बहुत नींद आ रही है, तुम मुझे घर जाने दो। मगर सविता उसे वहीं पर बिठा चुकी थी। कहने लगी कि नहीं, आज की रात तुम यहीं पर रहोगी। नींद ऐसी आई कि राइमा वहीं पर बिस्तर पर गिर गई। सविता को शायद इसी मौके का इंतजार था। उसने अपनी चारपाई पर राइमा को लिटाया और उस पर चादर डाल दी। राइमा पूरी तरह चादर में ढक चुकी थी। अंधेरा भी फैलता जा रहा था। घर अंधेरे में डूब रहा था। उसने पहले से ही लालटेन जला रखी थी। उस लालटेन को भी बुझा दिया और खुद एक कमरे में जाकर छुप गई। कुछ देर बाद वहां पर क्या होने वाला था इस बारे में सविता अच्छे से जानती थी। मुंह ही मुंह में बुड़बड़ाने लगी कि तुम लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तुम लोगों की वजह से मेरी माँ मर गई। आखिर तुम लोग खुद को समझते क्या हो? आज देखना कैसे तुम लोगों की मैं अकड़ ठिकाने लगाती हूँ। मन ही मन में बुड़बड़ा रही थी। जैसे ही अंधेरा फैला तो सविता के अंदाजे के मुताबिक 5 लोग सविता के घर में आए थे। ये देख कर तो सविता घबरा चुकी थी। इन्हीं 5 लोगों में ठाकुर प्रताप भी मौजूद था। शायद कहीं से इसे खबर मिल चुकी थी कि सविता घर में वापस आ चुकी है।
घर तो बिल्कुल अंधेरे में डूबा हुआ था। सविता से बदला लेने की खातिर ठाकुर प्रताप ने अपने लोगों के साथ मिलकर लेटी हुई राइमा के साथ वो करने जा रहा था जो वो सविता के साथ करना चाहता था। वो तो यही समझ रहा था कि इस अंधेरे में बिस्तर पर सोई हुई लड़की सविता है। एक आंख तो ठाकुर की बिल्कुल ही खराब हो चुकी थी, मगर दूसरी आंख से उसे कुछ नजर आ रहा था। बदले की आग में डूबा बजाय भगवान से माफी मांगने के वो खुद यहाँ पर सविता की इज्जत लूटने के लिए आ चुका था। जैसे ही वो आगे बढ़कर उसके साथ कुकर्म करना चाहा तो सविता से ये सब देखा ना गया। वो फौरन बाहर निकल आई और चीख कर उसे मना करने लगी। ठाकुर प्रताप ने जब सविता की दूसरी तरफ से आवाज सुनी तो फौरन ही चारपाई पर लेटी राइमा को देखा। उसके तो होश उड़ गए थे कि वो क्या करने वाला था। उसने फौरन सविता को गले से पकड़ लिया और चीखा, कमीनी, तेरी वजह से अभी मुझसे ये पाप हो जाता। मैं तो तेरी इज्जत लूटने आया था। इतने में ही बड़े ठाकुर भी आ चुके थे, क्योंकि राइमा के गायब हो जाने से वो परेशानी में उसे ढूंढ रहे थे। तो किसी ने उन्हें बताया था कि राइमा को उसने सविता के घर जाते हुए देखा था। ठाकुर प्रताप का बाप तो समझ ही नहीं पा रहा था कि यहाँ पर हुआ क्या है। सविता ने रोते रोते खुद को ठाकुर प्रताप से छुड़वाया और बड़े ठाकुर को सारी सच्चाई बता दी। इतना सुनने के बाद तो वो ठाकुर पे बिफर चुका था। भले ही ठाकुर प्रताप बिगड़ा हुआ था, मगर उसका बाप नियम का पक्का था। उसने कभी नौकरानियों को बुरी नजर से नहीं देखा था। अगले ही पल उसने खुद पुलिस को कॉल करके अपने बेटे को पुलिस के हवाले कर दिया था। सविता को इंसाफ मिल चुका था। ठाकुर ने उसकी जिम्मेदारी उठाई थी। कहा था कि जब तक सविता बालिग नहीं हो जाती, उसके लिए अच्छा सा रिश्ता नहीं मिल जाता, तब तक ये लड़की हमारी हवेली में ही रहेगी। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।